हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सोशलॉजी के जैसे कि हमने संघर्षवादी परिप्रेक्ष्यवादी विचारकों को पढ़ना स्टार्ट किया, उसमें हम संघर्ष को देखा। तो संघर्ष के साथ साथ आज हम लुईस अल्फ्रेड कोजर को पढ़ेंगे। ये मुख्यतः प्रकार्यवादी संघर्षवादी माने जाते हैं, यानी संघर्षवादी प्रकार्यवादी माने जाते हैं। संघर्ष और प्रकार्यवादी को साथ लेकर चलते हैं। इनका जन्म देखिए तो 27 नवंबर 1913 को जर्मनी में इनका जन्म हुआ था। जर्मनी में इनका जन्म हुआ, यूरोप महाद्वीप में। और इनका इंतकाल 8 जुलाई 2003 को हुआ। 1941 में ये अमेरिका चले गए थे। जर्मन अमेरिका समाजशास्त्री कहा जाता है, क्योंकि ये ना थोड़े टाइम तो जर्मनी में रहे जन्म उनका, और अमेरिका में 1941 में अमेरिका चले गए थे। इन्होंने डॉक्टरेट कोलंबिया विश्वविद्यालय तथा अध्यापन शिकागो और ब्रॉन्डीज विश्वविद्यालय में किया। कोलंबिया विश्वविद्यालय, शिकागो विश्वविद्यालय और ब्रॉन्डीज विश्वविद्यालय में इन्होंने अपना अध्यापन किया। 1975 में अमेरिका समाजशास्त्रीय परिषद के अध्यक्ष रहे। 1975 में अमेरिका समाजशास्त्रीय परिषद के अध्यक्ष रहे। इनको संरचनात्मक प्रकार्यवादी बोला जाता है और संघर्षवादी सिद्धांतों को एक साथ लेने का प्रयास किया। इन्होंने संरचना को भी लिया अपने साथ और कहीं ना कहीं संघर्षवादी परिप्रेक्ष्य दोनों को एक साथ ला के एक साथ अध्ययन करने का प्रयास किया। उन्होंने माना जाता है कि संघर्ष समाज में जनधन की हानि करता है, समाज में हिंसा लाता है, लेकिन इनका मानना था कि संघर्ष समाज में एकीकरण लाता है। ये एक एक तरह से बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू हो जाएगा किसी के थ्रू कि इतना बड़ी बात कैसे बोल सकते हैं। कोजर ने अपना सिद्धांत 1956 में अपनी पुस्तक द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट में प्रस्तुत किया। फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट यानी सामाजिक संघर्ष का प्रकार्यवाद, सामाजिक संघर्ष का प्रकार्यवाद। टर्नर ने इस सिद्धांत को संघर्ष का प्रकार्यवाद कहा। टर्नर ने इस सिद्धांत को संघर्ष का प्रकार्यवाद कहा। संघर्ष को तनाव और प्रबंध की प्रक्रिया के रूप में देखा। संघर्ष क्या है? तनाव को प्रबंध करने की प्रक्रिया है। संघर्ष के प्रक्रिया में संघर्ष व्यवस्था में एकीकरण, अनुकूलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। जबकि मार्क्स और डेरेनडॉर्फ का जो संघर्षवादी सिद्धांत था वो मानते थे कि समाज में क्रांति आएगी, उसके बाद समाज की व्यवस्था बनेगी। और डेरेनडॉर्फ ने बताया कि सत्ता की लालच में व्यक्तियों के बीच में संघर्ष पाया जाता है, सत्ता को अधिकार करने के लिए। वहीं कॉलिन्स ने माना कि संसाधनों के स्रोतों के कारण समाज में संघर्ष पाया जाता है। मार्क्स और डेरेनडॉर्फ नई व्यवस्था स्थापित करने की बात करते हैं। कोजर उससे असहमत है। मार्क्स का मानना था कि हिंसा तो होगी, संघर्ष होगा तो हिंसा तो होगी, बट कोजर माना था कि जरूरी नहीं हिंसा होगी, ये जरूरी नहीं है। दुर्खिम ने हिंसा को विघटन प्रक्रिया के रूप में देखा है। दुर्खिम का माना कि जो हिंसा होती है समाज में विघटन उत्पन्न करती है। वहीं कोजर प्रकार्यवादी प्रक्रिया मानते हैं। हालांकि वो कोजर दुर्खिम के सावयव वाले सिद्धांत से कहीं ना कहीं सहमत थे। उनका मानना था कि जिस प्रकार रोग होता है वो शरीर को नुकसान पहुंचाता है, वहीं जो हिंसा होती है वो समाज को नुकसान पहुंचाती है, कभी ना कभी चोट पहुंचाती है। और सामाजिक परिवर्तन के बारे में उनको मानना था कि नवीनता, सृजनता समाज का सेफ्टी बॉल, सामाजिक परिवर्तन नवीनता, सृजन और समाज का सेफ्टी बॉल का कार्य करता है। संघर्ष क्या करता है? सामाजिक परिवर्तन लाता है, नवीनता सृजन करता है और समाज के लिए एक सेफ्टी बॉल का कार्य करता है। अगर मान लो कोई दंगे हों और उन दंगों में पहले से कानून नहीं बनाए गए हों, जैसे कि बच्चों के बीच में पोक्सो एक्ट आया था, अभी 2013-14 में आया था, पोक्सो एक्ट आया था। तो उनमें जब तक बच्चों के साथ हिंसा नहीं हुई थी तब तक ये पहले एक्ट था ही नहीं, लेकिन जब उनके साथ छोटे छोटे बच्चों के साथ जैसी घटनाएं हुई उसके बाद कहीं ना कहीं समाज में सृजनता आई। समाज उन एक्टों को लेके आया कि बच्चों के लिए भी ज़रूरी है। जब तक हम किसी चीज़ को फेस नहीं करेंगे तब तक उनकी वैल्यू या उसके प्रति हम कार्य नहीं कर सकते। इस प्रकार संघर्ष भी ज़रूरी है समाज में। जब तक लड़ाई नहीं होगी तब तक सामने वाले को कुछ समझ में आएगा ही नहीं। सामाजिक संगठन की कल्पना। विश्व एक सामाजिक व्यवस्था है।
तनाव और संघर्ष प्रक्रिया कार्य एकीकरण अनुकूलन हेतु परिवर्तन का प्रयास करता है। तनाव संघर्ष विश्व एक सामाजिक व्यवस्था है। तनाव संघर्ष प्रक्रिया कार्य संघर्ष की प्रक्रिया में एकीकरण अनुकूलन हेतु परिवर्तन का प्रयास करता है। सो संघर्ष में विघटनकारी प्रक्रिया अपरिहार्य है, यानी संघर्ष में तनाव एक प्रक्रिया के रूप में कार्य करता है। जब संघर्ष होगा तो तनाव होगा, तनाव से समूह के अंदर एकीकरण बनेगा और उनके अनुकूलन हेतु परिवर्तन का प्रयास करेगा। संघर्ष या विघटनकारी प्रक्रियाएं अपरिहार्य है। विघटनकारी प्रक्रिया तो होंगी, जैसे कि कोरोना नहीं आया था तो हमें पता नहीं था कि हम उन चीज़ों से कैसे फेस करेंगे। शुरुआत में हमको प्रॉब्लम हुई, लेकिन फिर भी हमारे देश ने कहीं ना कहीं उसको एडजस्ट कर लिया। जब तक हमारे सामने वो सिचुएशन नहीं आएंगी तब तक हमको कोई पता नहीं चलेगा कि इस सिचुएशन से कैसे हैंडल करना है। इस प्रकार प्रॉब्लम तो होगी, लेकिन समाज में एकीकरण मजबूताई से बनाए रखा जा सकता है। एकीकरण लाने वाली प्रक्रिया के रूप में देखा। इन्होंने बताया कि संघर्ष होता है ना, समाज में एकीकरण लाने वाली प्रक्रिया के रूप में है। वहीं इन्होंने संघर्ष के प्रकारों की बात की। इन्होंने 6 प्रकार के संघर्ष बताए, दो जोड़े में 3 प्रकार के 3 चरणों में। प्राथमिक और वास्तविक और यथार्थवादी संघर्ष। वास्तविक संघर्ष लक्ष्यों के परिणाम प्राप्त करने के लिए इच्छा को मनवाने के लिए सशक्त साधन के रूप में तार्किक मांगपूर्ण संघर्ष है। यानी वास्तविक और यथार्थवादी संघर्ष कहते हैं जब लक्ष्यों को परिणाम से प्राप्त करने के लिए, जब हमारे लक्ष्य होते हैं उनके परिणाम प्राप्त करने के लिए अपनी इच्छा को मनवाने के लिए सशक्त साधन या तार्किक रूप से या मांग और पूर्ण संघर्ष समाप्त, तो मांग और पूर्ण संघर्ष समाप्त हो जाता है। जैसे कि अगर हमारा वास्तविक संघर्ष क्या है कि अगर हम किसी को एग्जाम क्वालिफाई करना है तो हमारे पास साधन होंगे, हमारे पास एक पूर्ण सशक्त संघर्ष करने के लिए एक मोटिवेशन होगा। इस प्रकार अगर हमको वो चीज़ मिल जाती है तो हमारा संघर्ष पूर्ण हो जाता है। वहीं अवास्तविक और एक गैर यथार्थवादी संघर्ष ज़्यादातर भावनाओं से जुड़े होते हैं। जैसे कि हिंदू मुस्लिम में मोहर्रम में ताजिया निकालते टाइम में, होली के टाइम पे जो संघर्ष होता है वो भावनाओं से रिलेटिव होता है। उसको अवास्तविक और गैर यथार्थवादी संघर्ष में देख सकते हैं, जिसका न तो कोई लक्ष्य होता है न ही विशिष्ट परिणाम हो सकते हैं, बल्कि अपनी अंदर दबी हुई संवेग और आवेग के कारण दबी हुई भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए दंगे या सांप्रदायिकता, इस प्रकार के संघर्ष देखे जा सकते हैं। वहीं बाह्य और आंतरिक संघर्ष को बात करें तो बाह्य समाज और समूह के बाहर से आते हैं। यानी एक समाज है जो आपस में जुड़ा हुआ है, उसमें अपनी एक जाति कम्युनिटी वाले लोग हैं, दूसरे समाज से संघर्ष करते हैं कि हमें आरक्षण दो। इस प्रकार के बाह्य संघर्ष देखे जा सकते हैं। वहीं आंतरिक संघर्ष यानी अपने ही समूह के अंदर संघर्ष, समूह में जीवित रहने के लिए शक्ति को बढ़ा देता है, समूह को जीवित रहने के लिए शक्ति को बढ़ा देता है। आंतरिक संघर्ष उन्हें देखे जा सकते हैं क्योंकि अपनी पहले आंतरिक संघर्ष होगा, उसके बाद बाह्य संघर्ष ज़्यादा तीव्र होगा। सेफ्टी बॉल्व का है, इन्होंने आंतरिक संघर्ष को सेफ्टी बॉल्व का है। आंतरिक संघर्ष जितना अधिक होगा समूह में उतनी ही मजबूताई होगी। आंतरिक संघर्ष भी होना चाहिए इंसान के अंदर। जब तक एक जाति पर्टिकुलर जाति को ले लेते हैं, जब तक जाति में अपनी व्यवस्था को लेकर सजगता नहीं आएगी, संघर्ष नहीं होगा, तब तक वो जाति एकजुट नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें अपनी व्यवस्था होगी, उसके अपनी कम्युनिटी के सदस्य इस प्रकार उसमें जीतने की भावना, इस प्रकार अपनी कम्युनिटी के प्रति जब तक वो संघर्ष नहीं करेंगे तब तक वो बाहर व्यक्ति से लड़ नहीं सकते, जब तक वो अपने आंतरिक संघर्ष से नहीं सुलझा सकते। इस प्रकार आंतरिक संघर्ष जितना अधिक होगा समूह में उतनी ही मजबूत आएगी। वहीं संगठनात्मक विघटनात्मक संघर्ष, संगठनात्मक संघर्ष समान विचारधारा पर आधारित है, जो सामाजिक प्रगति और संगठन पर आधारित है। विपक्ष और पक्ष के संघर्ष। संगठनात्मक सहयोग, संगठनात्मक और विघटनात्मक संघर्ष। संगठनात्मक सहयोग समाज की विचारधारा पर आधारित है, सामाजिक प्रगति और संगठन पर आधारित है। पक्ष विपक्ष में विघटनात्मक असहयोगात्मक विपरीत विचारधारा पर आधारित युद्ध, जातीय दंगे, लक्ष्य नुकसान पहुंचाना। यानी विघटनात्मक सहयोग यानी संगठनात्मक यानी संगठन बनाने के लिए अपनी विचारधारा को आगे तक पहुंचाने के लिए संघर्ष करना। विघटनात्मक संघर्ष जैसे कि जाति के बीच में संघर्ष हो जाते हैं, दंगे, सांप्रदायिकता दंगे, इस प्रकार के संघर्ष को विघटनात्मक संघर्ष कह सकते हैं।
संघर्ष के कारणों के प्रस्ताव रखे। इन्होंने संघर्ष के कारणों का प्रस्ताव बताया कि किस प्रकार हम संघर्ष के कारणों को देख सकते हैं। जैसे कि इन्होंने संघर्ष के कारणों के 5 प्रस्ताव बताए हैं। 5 प्रस्ताव में इन्होंने बताया कि पहले, गैर बराबरी और असमानता। संघर्ष के कारण क्या हो सकते हैं? गैर बराबरी, असमानता। असमानता के कारण संघर्ष होता है। किसी आरक्षण को लेकर, गुर्जर आरक्षण को देखें तो गैर बराबरी के कारण वो संघर्ष कर रहे थे। उनके बीच में अपने मन के उनका मानना था कि हमको आरक्षण में कम स्थान दिया गया है, इस कारण संघर्ष देखा जाए। गैर बराबरी और असमानता कारण संघर्ष। जातीय व्यवस्था, आरक्षण, ये गरीबी के कारण, निरपेक्ष गरीबी, सापेक्ष गरीबी जैसे अवधारणाओं में देखने को मिलता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अपने आप को अपनी आवश्यकता को पूरी करने के लिए सापेक्ष गरीबी में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अपने आप को गरीब समझता है, अपने आप को अपर्याप्त साधनों, उसको साधन की पूर्ति तो है लेकिन वो दूसरे की अपेक्षा गरीब है। इस प्रकार गरीबी में असमानता को देख सकते हैं। असमानता की मौजूद प्रणाली में वैधता का प्रत्याहार। असमानता की मौजूद प्रणाली में वैधता का प्रत्याहार संघर्ष की निर्णायक पूर्व शर्त है। यानी जब असमानता में उसको वैधता नहीं मिलती तो संघर्ष के लिए उत्तरदायित्व माना जाता है। वहीं देखें तो हिंसात्मक संघर्ष से संबंधित प्रस्ताव। हिंसात्मक संघर्ष से संबंधित प्रस्ताव में क्या कहा है इन्होंने? बातचीत संविदा में कम हिंसा होती है जबकि संवेगों में अधिक हिंसात्मक होती है। जब कोई चीज़ों पर, बातचीत वाले मुद्दे पर या कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जब चीज़ें आपस में मिलती हैं तो हिंसा कम होती है, क्योंकि उसमें मीडिएटर किसी न किसी को बनाया जाता है, इसमें हिंसा कम पाई जाती है। लेकिन वहीं जातीय दंगे, संवेग और भावनाओं पर आधारित जो संघर्ष होता है ना, उसमें हिंसा ज़्यादा पाई जाती है। उसमें लोग देखते नहीं है कि कौन किसका है, कौन सी पार्टी का है, पर उनको तो बस अपनी संवेगों और भावनाओं को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी होती है। वहीं देखें संघर्ष की अवधि से संबंधित प्रस्ताव। संघर्ष की अवधि से संबंधित प्रस्ताव में देखें तो उन्होंने बताया है कि अवधि से संबंधित प्रस्ताव में देखें तो लक्ष्य पर सर्वसहमति कम हो तो अवधि लंबी होती है। जब लक्ष्य को प्राप्त करने की सर्वसहमति कम हो, जब एक लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है और लोग उसमें सहमति अपनी व्यक्त नहीं कर पाए, कोई तो कह रहा है ठीक है, कोई कह रहा है नहीं ठीक है, तो उस पर ना बहुत लंबे टाइम तक, कुछ पीरियड तक चलते रहता है संघर्ष। लेकिन नेतृत्वकर्ता आंदोलन वापस ले ले, अगर एक जो उनका लीडर होता है, अगर उसके हाथ में ही सब कुछ पावर है और वो ही आंदोलन वापस ले ले तो संघर्ष समाप्त हो जाएगा। यानी अगर किसी को लक्ष्य को प्राप्त करना है, अगर वो लक्ष्य ज़्यादा लोगों के बीच में डिवाइडेशन है कि ये निर्णय लेगा तो संघर्ष ज़्यादा टाइम तक चलेगा। लेकिन अगर उसका लीडर निर्धारित है तो तो आंदोलन कम टाइम तक चलेगा, संघर्ष कम होगा। संघर्ष के प्रकार ये, जितनी अधिक असमानता अधिक संघर्ष व तीव्रता कम। जितनी अधिक असमानता होगी अधिक संघर्ष होगा और तीव्रता कम होगी। आवृत्ति जितनी अधिक, गहनता और हिंसा कम। आवृत्ति बार बार एक ही जैसे संघर्ष हो रहे हैं, जैसे कि आवृत्ति जितनी बार होगी, यानी बार बार एक ही चीज़ के लिए लड़ाई कर रहे हैं, जैसे कि कश्मीर को प्राप्त करने के लिए मुसलमान लड़ाई करते हैं, तो आवृत्ति जितनी अधिक होगी गहनता और हिंसा उतनी कम होगी। कभी वो 1-2 लोगों को मारेंगे, कभी 3-4 लोगों को मारेंगे, इस प्रकार गहनता और हिंसा कम होगी। और असमानता जितनी अधिक होगी अधिक संघर्ष होगा। समूह के लिए आंदोलन अधिक संबंधित प्रस्ताव। समूह के लिए उदायता संबंधित प्रस्ताव। संघर्ष अधिक, समूह की पहचान अधिक। संघर्ष अधिक तो समूह की पहचान भी अधिक होगी। अगर जो लोग ज़्यादा संघर्ष करते हैं, कोई कम्युनिटी मिलकर ज़्यादा संघर्ष करती है तो उसको बड़े लेवल पर पहचान मिल जाती है कि ये एक प्रकार से संघर्ष करती है। जैसे कि हमारे साइड में, हम उस साइड देखें तो झारखंड साइड नक्सलवादी लोग अपनी सत्ता को प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि हमको समाज से पिछड़े वर्गों में शामिल किया गया है। इस प्रकार वो बार बार में संघर्ष करते रहते हैं, तो उनको एक तरह से नेशनल लेवल पर क्राइम ब्यूरो में शामिल कर दिया गया है, नक्सलवादी घोषित कर दिया गया है।
संघर्ष समूह में एकता स्थापित होती है, और जो संघर्ष करते हैं ना उन समूह में अपने अंदर एकता स्थापित होती है, बाहर वालों के प्रति अपने समूह में एकता स्थापित होती है। सामाजिक परिवर्तन के लिए संघर्ष आवश्यक है। संघर्ष से समाज में उत्पीड़न, ताकत, दबाव, संघर्ष अनिवार्य रूप से होते हैं। संघर्ष से समाज में अनुकूलन, एकता, सुदृढ़ीकरण बढ़ता है। यानी संघर्ष से समाज में अनुकूलन बढ़ता है, एकीकरण बढ़ता है। इसकी बुक देखें तो इन्होंने सबसे पहले लिखी थी फंक्शन ऑफ द सोशल कॉन्फ्लिक्ट, 1956 में आई थी। मास्टर ऑफ सोशोलॉजी थॉट्स 1971 में, सोशोलॉजी थ्योरी 1964 में, मैन एंड आइडियाज 1964 में, पॉलिटिक्स सोशोलॉजी 1967 में। आगे देखें तो कोजर को मुख्यतः सामाजिक संघर्ष में संगठनात्मक प्रक्रियाओं पर आधारित है। उन्होंने बताया कि संघर्ष से समाज में संगठनात्मक परिणाम निकलते हैं और विघटनात्मक परिणाम ही निकलते हैं। संघर्ष के 2 प्रकार के परिणाम देख सकते हैं, संगठनात्मक परिणाम और विघटनात्मक परिणाम। संगठनात्मक परिणाम क्या है? समाज में अंदर उनके बीच में संगठन बनता है, समूह अपने अंदर ही संगठन बना लेता है संघर्ष करने के लिए। वहीं विघटनात्मक परिणाम यानी 2 सेनाओं के बीच में जब लड़ाई होगी तो वो विघटन की स्थिति उत्पन्न करेगी, लेकिन वो उन समूह के अंदर ही आपस में संगठन बना रहेगा। इस प्रकार देख सकते हैं। आगे हम कोलिंस को देखें तो रेडन कोलिंस का जन्म 29 जुलाई 1941 को अमेरिका में हुआ। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में शोध कार्य किया। फ्रैंकफर्ट संप्रदाय के युवा वामपंथी थे, यानी मार्क्सवादी संप्रदाय से जुड़े हुए थे। सूक्ष्म सांकेतिक संघर्ष सिद्धांत माना जाता है। इनकी बुक थी कॉन्फ्लिक्ट सोशोलॉजी टूवर्ड्स एंड एक्सप्लेनेटरी साइंस, 1975 में लिखी गई थी। इन्होंने संघर्ष का मूल कारण क्या है? शक्ति के स्रोत। शक्ति को नहीं माना इन्होंने, शक्ति के स्रोत, शक्ति के क्या क्या संसाधन है, किस प्रकार व्यक्तियों में किस प्रकार व्यक्ति शक्ति प्राप्त कर सकता है। जैसे कि शिक्षा से शक्ति प्राप्त कर सकता है, संख्या बल से शक्ति प्राप्त कर सकता है, और भौतिक संसाधनों से शक्ति प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार शक्ति के स्रोतों को, जिस व्यक्ति के पास जितने स्रोत होंगे वो पावरफुल माना जाएगा। व्यक्ति और समूह में निहित होती है ये। एक बहुकारी विश्व में एक कार्य व्याख्या प्रस्तुत की। इन्होंने बताया कि एक बहुकारी विश्व में एक प्रकार की व्याख्या प्रस्तुत की। डेरेनडॉर्फ जहाँ शक्ति का स्रोत सत्ता को मानते हैं, वहीं कोलिंस संसाधनों को मानते हैं। इनका सिद्धांत एथनोमेथोडोलॉजी और प्रकटना शास्त्र यानी फिनोमेनोलॉजी और एथनोमेथोडोलॉजी से अधिक प्रभावित है। सामाजिक संबंधों में अंतःक्रिया स्थिति में हिंसात्मक दबाव का प्रयोग किया। सामाजिक संबंधों की अंतःक्रिया होती है, उसमें हिंसात्मक दबावों का प्रयोग किया, क्योंकि व्यक्तिगत परिस्थिति में अधिकाधिक वृद्धि करने के लिए अन्य लोग जब कोई व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत प्रगति में अधिक से अधिक उसमें प्रगति करने के लिए अन्य लोगों के संसाधनों पर निर्भर रहता है। जब वह स्वार्थ बढ़ता है तो संघर्ष की संभावना भी बढ़ जाती है। लोग नैसर्गिक रूप से विरोध करते हैं और संसाधन अपर्याप्त है तो संघर्ष तो होगा ही। जब लोग अधिक से अधिक प्राप्त करना चाहते हैं किसी चीज़ को तो उनके बीच में संघर्ष हो जाता है। संघर्ष पर होता है कि लोग दूसरे लोगों के भी संसाधनों पर अपना अधिकार जमाना स्टार्ट कर देता है। इस प्रकार संसाधन कम है और लोग पाना अधिक चाहते हैं तो संघर्ष होगा ही। संघर्ष के स्रोतों के 4 प्रकार बताए। भौतिक और तकनीकी संघर्ष। भौतिक संघर्ष जो हमें भौतिक रूप से दिखाई देता है, जैसे कि संपत्ति, किसी की प्रॉपर्टी हड़प लेना, शिक्षा, कुशलता, इस प्रकार भौतिक और तकनीकी संघर्ष में शामिल किया गया है। शारीरिक आकर्षण शक्ति, जैसे कि बोला जाता है ना, जड़ जोरू जमीन। जड़ यानी धन, जोरू यानी स्त्री। शारीरिक आकर्षण का वह शक्ति, व्यक्तिगत गुण के कारण भी व्यक्ति में संघर्ष देखने को मिलता है, जैसे कि पुराने काल में बताया गया था। संख्या, समुदाय की विशिष्टता। वहीं जाति के आधार पर देखें तो हर व्यक्ति अपनी जाति की संख्या के आधार पर भी शक्ति प्राप्त करना चाहता है। ये मुख्यतः राजनीतिक संस्थाओं में अधिक होता है कि अगर किसी संख्या बल अधिक है तो वो अपनी वोट की राजनीति के आधार पर, संख्या बलों के आधार पर शक्ति को प्राप्त करना चाहता है। यह संख्या बल, समुदाय विशिष्टता। संस्कृति और परंपरा में निहित स्रोत। ये मुख्यतः ब्राह्मणों में देखा जा सकता है कि अपनी संस्कृति और परंपराओं को ऊंचा उठाने के लिए ब्राह्मणों ने मुख्यतः ब्राह्मण शक्ति के स्रोत बन गए हैं, क्योंकि वो अपनी संस्कृति को ऊंचा मानते हैं और संस्कृति को ऊंचा मानने के कारण उनके पास शक्ति के स्रोत हैं। शक्ति का स्रोत कौन हुआ? ब्राह्मण। शक्ति के स्रोत के 3 प्रकार है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। सामाजिक आधार पर देखें तो हम इसको मुख्यतः भौतिक और शारीरिक आकर्षण से संबंधित कर सकते हैं। सामाजिक में हमें क्या मिलेगा?
पद, और आर्थिक में धन। आर्थिक में हम उसको रख सकते हैं जैसे कि संख्या बल को हम राजनीतिक में रख सकते हैं दल, और आर्थिक में हम भौतिक साधनों को रख सकते हैं। इस प्रकार सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक शक्ति के 3 प्रकार के स्रोत हैं। संघर्ष का बड़ा आधार व्यक्ति और समूह का स्रोत है। शक्ति असमान होती है, कोई भी किसी के पास ज़्यादा शक्ति, किसी के पास कम शक्ति होती है। संघर्ष का सिद्धांत मूलतः संसाधन और स्रोत पर आधारित है। ये संसाधन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हो सकते हैं। आधार सामाजिक स्थिरीकरण का विश्लेषण। प्रतिष्ठा किसे मिलती है? सामाजिक आधार पर। संपत्ति आर्थिक आधार पर, शक्ति राजनीतिक आधार पर। इस प्रकार सामाजिक स्थिरीकरण का कॉलिंस ने बताया कि कितने स्रोत हैं? प्रतिष्ठा, संपत्ति और शक्ति। इन तीनों स्रोतों के आधार पर ही हम हायरार्की देख सकते हैं, स्ट्रेटिफिकेशन देख सकते हैं समाज में, जो सामाजिक संस्थान का सिद्धांत पर आधारित है। सिद्धांत का मुख्य तत्व क्या है कि लोग आत्मरचित व्यक्ति परक विश्व में रहते हैं। लोग अपने ही मन के विचारों में रहते हैं कि हमें क्या, लोगों के दूसरों की भावना से कोई नहीं है। वो जिस प्रकार की सोच रखता है उसी प्रकार से लोगों को देखते हैं। हर व्यक्ति का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। एक व्यक्ति के संसार को प्रभावित करने की क्षमता अन्य लोगों से अधिक होती है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जल्दी से प्रभावित कर सकता है, क्योंकि वो खुद से तो इतना प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि वो अपनी डेली रूटीन को देखता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उसको प्रभावित करना चाहे तो वो शक्ति के स्रोतों के आधार पर उसको प्रभावित जल्दी कर सकता है। कि उसके पास किसी के पास हम देखते हैं ना यूट्यूब में कि किसी के पास ओडी है, किसी के पास वैगनार है। इस प्रकार देखें तो हम कहीं ना कहीं हमारे इन्फ्लुएंस के से हम ज़्यादा प्रभावित होते हैं। यूट्यूब पर इन्फ्लुएंस आते हैं ना, अब वो बताते हैं कि आइए हम अपना घर दिखाते हैं, ये दिखाते हैं, वो दिखाते हैं। इस प्रकार व्यक्ति संसार को प्रभावित करने की क्षमता अन्य लोगों से अधिक होती है। दूसरे लोगों को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। सामाजिक संस्थान एक ऐसी व्यवस्था है, सामाजिक संस्थान यानी हायरार्की एक ऐसी व्यवस्था है जिसका जीवन अनेक पक्षों, संप्रदाय, राजनीतिक, व्यवसाय, परिवार, क्लब, समुदाय, जीवन के शैक्षिकों से संबंधित है। यानी हायरार्की को देखें तो हायरार्की राजनीतिक रूप से व्यवसाय, परिवार, क्लब, समुदाय, जीवन शैली आदि से संबंध है। अंतःक्रिया के अनुष्ठान। इंटरनेशनल रिचुअल अंतःक्रिया अनुष्ठान क्या होता है? ये भी कॉलिंस की अवधारणा है। इन्होंने बताया है कि व्यक्ति को एक प्रकार से व्यक्ति के वो होता है कि एक रिचुअल होते हैं, जैसे कि हमारा तिरंगा झंडा। जब हमारे कोई भी रिपब्लिक डे या इंडिपेंडेंस डे आता है, तब हम एक तिरंगा यूज करते हैं। तो सबको पता है कि आज इंडिपेंडेंस डे है। तो जब लोग झंडा, संगीत आदि का प्रयोग करते हुए अनुष्ठान की अंतःक्रिया करते हैं, तो अनुष्ठान में शक्ति महसूस करते हैं। कि बजरंग दल, आपने देखा होगा, बजरंग दल एक तरह से एक झंडा लेकर अपनी कम्युनिटी को प्रमोट करते हैं। तो एक तरह से वो अनुष्ठान है, अंतःक्रिया अनुष्ठान है। वो किस लिए कर रहे हैं? राजनीतिक रूप से शक्ति प्राप्त करने के लिए। किसी भी कार्य को राजनीतिक रूप से शक्ति प्राप्त करने के लिए करते हैं। टर्नर ने कॉलिंस के सिद्धांत को विनिमय संघर्ष का सिद्धांत नाम से परिभाषित किया। विनिमय संघर्ष सिद्धांत। कॉलिंस का दृष्टिकोण देखें तो यथार्थवादी था, यानी वास्तविक दृष्टिकोण था। संघर्ष को सही या गलत रूप में नहीं मानते, लेकिन उन्होंने संघर्ष की व्याख्या की है। केंद्र बिंदु यथार्थवादी आधारों पर सामूहिक जीवन की मुख्य प्रक्रिया का होना चाहिए। यानी केंद्र बिंदु क्या है? संघर्ष तो है ही, उसको हम अच्छा बुरा नहीं कह सकते, संघर्ष तो है ही। कॉलिंस सभी संघर्षवादी विचारकों के सिद्धांत को शामिल किया, जिसमें से बेबर का सिद्धांत, बेबर ने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आधार पर शक्ति के स्रोत बताए, उसी प्रकार शामिल किया। गॉफमैन ने अंतःक्रिया के आधार पर बताया, और दुर्खिम से प्रभावित थे। घटना विज्ञान व नृजातीय विज्ञान से प्रभावित यह सिद्धांत सूक्ष्म स्तरीय है, लेकिन वृत्त स्तरीय उपागम की उपेक्षा नहीं की। दोनों सिद्धांतों को कंबाइंड रूप प्रस्तुत किया इन्होंने। संघर्ष का आरंभ सामाजिक संरचना में होता है, जैसे कि संस्थान पाया जाता है सामाजिक संरचना में। इस प्रकार सामाजिक संरचना में संघर्ष देखा जा सकता है। सामाजिक संघर्ष की व्याख्या करने के लिए अव्यक्त और अभिव्यक्त प्राय समूह की रुचि, समूह और विरोधी समूह की अवधारणा मूलभूत है। सामाजिक संघर्ष की व्याख्या करने के लिए इन्होंने अव्यक्त और अभिव्यक्त प्राय समूह की रुचि, समूह और विरोधी समूह की अवधारणा को मूलभूत है। यानी उन्होंने समूह और विरोधी समूह के बीच में किस प्रकार संघर्ष होता है, इनको परिभाषित किया। कॉलिंस का मानना था कि कॉलिंस
स्रोत को शक्ति के आधार पर मानते हैं। ये स्रोत सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हो सकते हैं। इच्छित वस्तु को अधिक से अधिक मात्रा में प्राप्त करने के लिए समूह और सामाजिक स्तरों पर निरंतर प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी परिस्थिति ऊंची उठाने के लिए संघर्ष, दूसरे से द्वंद्व करता है, प्रतिद्वंद करता है और सर्वाधिक उच्च स्थिति प्राप्त करने की कोशिश करता है। लेकिन सीमित साधन है। साधन क्या है? सीमित है। व्यक्ति धन, शक्ति, प्रतिष्ठा, अन्य वस्तु असमान वितरण है। इसी प्रकार सीमित मात्रा को वस्तु को उपलब्धता बढ़ाने का प्रयत्न करता है। जिसका अधिक वस्तुओं पर स्वामित्व हो वे अपनी स्थिति सुदृढ़ करने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन हर किसी की स्थिति तो ऊपर हो नहीं सकती। जिसने ज़्यादा संघर्ष किया उसकी स्थिति ऊंची हो जाएगी। इस प्रकार की बुकों को देखें तो 1979 में क्रेडेंशियल सोसाइटी एंड स्टोरी सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन एंड स्ट्रैटिफिकेशन, वेबेरियन सोशोलॉजी थ्योरी 1986 में, थियोरेटिकल सोशोलॉजी 1988 में, फोर सोशोलॉजी ट्रेडिशनल 1994 में, द सोशोलॉजी ऑफ फिलोसफी, मैक्रो हिस्ट्री, इंटरेक्शन रिचुअल चेंज 2004 में, वॉयलेंस एंड माइक्रो सोशोलॉजी थ्योरी 2008 में और नेपोलियन नेवर स्लेप्ट विद द मैरिन MC कॉनेल 2015 में इनकी बुकों का पब्लिश हुई थी। इस प्रकार इन्होंने शक्ति को स्रोतों के आधार पर देखा।